वेस्ट यूपी ज़िला सहारनपुर ब्लॉक रामपुर मनिहारान और गांव है जंधेड़ा गुज्जर। जंधेड़ा वेस्ट यूपी का एक ऐसा गांव है जो गुज्जर बिरादरी में अपना एक रसूख रखता है और वहीं पर एक बहुत शानदार बैठक है जो आप कैमरे के ज़रिए भी देख रहे हैं। और ये इस बैठक में जो एक किसान का रुतबा होना चाहिए, एक पूरा का पूरा जो माहौल है वो किसानी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, रिप्रेजेंट कर ही रहा है। और बराबर में रिटायर्ड डॉक्टर हैं और उन्हीं के छोटे भाई हैं जिन्होंने सामाजिकता को बहुत बढ़ावा दिया है। हालांकि पॉलिटिकल नज़रिया भी वो बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन बातचीत है सोशल और कुछ पुराने अनुभव जो हम अपने नए दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यशपाल सिंह है, पिताजी का नाम श्री रतिराम है। हम 4 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई तेजपाल सिंह है, दूसरे नंबर का मैं हूँ डॉक्टर यशपाल सिंह, तीसरे नंबर का डॉक्टर महिपाल था, वो एक्सपायर हो गए। चौथे नंबर का विनोद कुमार है। आप बिना परिचय? मैं विनोद कुमार जी। डॉक्टर साहब बताइए कि जो आपने अपनी जो पोस्टिंग थी डॉक्टर पशुपालन विभाग में आप थे, तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कौन से सन में? मेरी पोस्टिंग सन 85 में मैंने ट्रेनिंग की, 2 साल की ट्रेनिंग की, 85 से 87 तक। कोर्स क्या किया था आपने और उस पोस्टिंग का नाम क्या था? मैंने पशुधन प्रसार अधिकारी का डिप्लोमा किया था ऋषिकेश से, 2 साल का उसका कोर्स। उसके बाद सन 89 में मेरी पोस्टिंग हुई जो जनपद उत्तरकाशी में। उस समय जब आपने पशुपालन विभाग में कदम रखा तो मुझे लगता है कि पशुपालन का क्रेज़ हुआ करता था बहुत ज़बरदस्त। तो वो किस तरह का क्रेज़ था आम आदमी में, किसान में, मजदूर में, उसको बताइए। उस टाइम में पशुपालन का बहुत क्रेज़ था। पशुपालन और एग्रीकल्चर का बहुत ही आपस में संबंध है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। और हमारा तो किसान परिवार में पैदा हुए, पशुपालन से बचपन से ही लगाव था। हमारी इच्छा भी थी, शौक़ भी था पशुपालन में। हमें 32-33 साल सर्विस की पशुपालन विभाग में। शुरू की पोस्टिंग हमारी उत्तर कोसी में एक जगह है माकुड़ी पाजूदार, जो चीन बॉर्डर पर पड़ता है। बड़ा दुर्गम रास्ता था, वहाँ बहुत परेशानी भी आई शुरू में, बर्फ़ पड़ती थी, मेरा मन भी नहीं लगा। वहाँ पर डॉक्टर साहब किस तरह के पशु रहते थे जो पहाड़ी एरिया था वहाँ पर ज़्यादातर भेड़ पालन था। भेड़ पालन जो विदेशों की थी, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका के मेंढे थे। मैं 6 महीने सर्दियों में तो रहते थे हमारे पास समूह में, यार्ड में, और उसके बाद 6 महीने बाद वो गांव को आवंटित किए जाते थे। उनका उद्देश्य यह था कि अच्छा उत्पादन पैदा हो। वे गांव में दिए जाते थे क्रॉस के लिए, भेड़ों के क्रॉस के लिए दिए जाते थे। वहाँ पर जैसे आप रहते थे, यहाँ का मौसम और वहाँ के मौसम में भी बहुत अंतर था। वहाँ का क्लाइमेट अलग था, वहाँ के लोगों की बातचीत, भाषा। तो उस समय किस तरह की समस्याएं आई और वहाँ पर सामाजिकता कैसी आपको देखने को मिली? उस टाइम वहाँ पर जब मैं गया शुरू में, तो चक्रोत्ते से आगे त्यूनी से भी 25 किलोमीटर मेरा सेंटर था जहाँ मैं पोस्टेड था। बर्फ़ को गाड़ी चलती थी, मैंने देख कर डर भी लगा था। कई बार ऐसा हुआ, चक्रोत्ते से आगे 2-4 सवारी रही, बर्फ़ बना रोडवेज चलती थी, मुझे बहुत डर लगता था। एक बार तो मैंने कहा भाई मुझे यहीं उतार दो, मुझे बहुत डर, बर्फ़ पर बहुत दुर्गम रास्ते थे, नीचे देख के भी डर लगता था। मैं लगभग 6 महीने टिकोची आराकोट में रहा। आराकोट ब्लॉक था, टिकोची मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद एक बार मैंने रिजाइन लिख कर दे दिया अपने अधिकारियों को, मैं भाई सर्विस नहीं करता, मुझे वहाँ का पानी भी सूट नहीं आया, क्लाइमेट भी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद अधिकारियों ने कहा बेटा ऐसा है, यह सर्विस है, इसमें कभी सुख है कभी दुख है। 3 महीने से पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी भी सूरत। 3 महीने के बाद अप्रैल में मेरा फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया देहरादून। जैसे आप किताबों में पढ़ते थे कि मुश्किल हालात का सामना करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जैसे आपके सामने हालात आए आपने हथियार रख दिए, यानी रिज़ाइन की बात करी। तो वो जो किताबों में पढ़ा था और प्रैक्टिकलिटी, दोनों में क्या अंतर आपको नजर आया? दोनों में काफ़ी अंतर है। एक तो भाषा समझ में नहीं आती,
पॉइंट ये है कि जो एसी में बैठ के किताबों में पढ़ते हैं कि हालात से लड़ना चाहिए, हालात से टकराना चाहिए, हालात कैसे भी आए परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, लेकिन जब हालात सामने आके खड़े हो जाते हैं तो आदमी उसमें अपने आप को मतलब सरेंडर कर देता है। जैसे आपने रिज़ाइन की बात की, तो रिज़ाइन की सिचुएशन का मतलब ये है कि आप मुश्किलों का सामना करने में असमर्थ नज़र आए। तो इसमें जो अधिकारियों का रोल रहा और आपकी कोई मजबूरी रही, या फिर आप दोबारा जो आपने कंटिन्यू जॉब रखी उसकी एक वजह भी बताइए। उसकी वजह है, मेरे ससुर जो हैं वे एडवोकेट हैं रुड़की में, विरम सिंह उनका नाम है। उनसे मैंने कहा, मगर जी हाँ तो बहुत बड़ी बेटा ऐसा है, नौकरी है, इसमें सुख भी है दुख भी है, और आपको नौकरी मिल गई आराम से वैसे ही मिल गई, आप संघर्ष करो, कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र भी होगा। तो ऐसे 2-4 आदमियों के गाइडेंस है, मैं लगभग वहाँ 5-6 महीने रहा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मैंने संघर्ष भी किया। आप छोटे भाई हैं डॉक्टर साहब के, आपने इनकी उस तरह की परिस्थितियों में जो आपसे इंटरेक्शन करते होंगे किस तरह से मदद की, और क्या आपसे भी कभी ये मेंशन किया है कि अभी यहाँ हालात सही नहीं? हाँ कहे थे भाई मन नहीं लगता, हाँ गलत आपका जगह क्या है। रिस्पॉन्स होता है? मगर भाई करो जी, नौकरी लग रही, यहाँ तो खेत है, खेत हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये बात करते रहते आपस में। जैसे अभी रिटायर्ड हैं, पेंशन भी आती होगी, उम्र भी हो चुकी, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अगर भाई एज ए ब्रदर यानी एक भाई के नाते अगर मैं बात करूं तो आज भी कितना आपके प्रति सम्मान है और कितना आपको मानते हैं बड़े भाई? बहुत मानते हैं जी, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार है मेरे में भी। कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ पैसे की किसी भी तरह की, क्या आपके साथ खड़े हैं? खड़े जी, खड़े एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आज का बदलता समाज है, यानी पशुपालन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं है आज के नौजवान की, तो ये बदलाव घातक है या ठीक है वक्त के हिसाब से, आप इसको क्या मानते हैं? नहीं देखो, वक्त के हिसाब से पशुपालन का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल है। एक किसान है, छोटा किसान है, वो एक भैंस पालता है, 10 लीटर दूध देती है, उसे बेच के भी दूध को अपना गुजारा कर सकता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ साइड बिजनेस बहुत ज़रूरी है, उसमें पशुपालन का काफ़ी रोल है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो खेती से भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पशुपालन पे उनका कोई फोकस नहीं है, तो ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? ख़ास तौर से मैं एक बात अपने दर्शकों को और बता दूं, जो ग्राउंड पे जाने के बाद हमने महसूस किया है, जितना भी किसान तबका है, किसानों का युवा है, उसने कहीं ना कहीं शहरों में लालाओं की नौकरी करने को एक्सेप्ट किया है। लालाओं से मतलब मल्टीनेशनल कंपनी को भी एन एक्सप्रेस लालाओं की दुकान का नाम देता है, तो उस तरह उनको एक्सेप्ट किया है, लेकिन अपने खेतों में, अपने घरों पे इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो युवाओं को यह कहूँगा, एग्रीकल्चर में भी बहुत दायरा है, बहुत स्कोप है। आजकल नई पैटर्न चल रहा है, सब्जियों की खेती करो, वैसे अंगूरों की करो, और एग्रीकल्चर से भी आदमी काफ़ी लाभ कमा सकता है। मैं तो ये कहूँगा, हमारे पैसे पहले हमारे गांव के जितने भी आदमी थे, 3-4 परिवार हमारे ऐसे हैं जिन्हें जो बच्चे सर्विस में जिनते उनसे भी ज़्यादा तरक्की करी। हम अपना ही उदाहरण दें, हमारे बाप पे 60 बीघे ज़मीन थी शुरुआत में, उसके बाद उन्होंने खेती का बहुत शौक़ था। एक हमारे यहाँ ग्राम विकास अधिकारी रह रहे थे, उनकी गाइडेंस से जब लोग यूरिया भी नहीं रख रहे थे, उनकी गाइडेंस से उन्होंने बहुत अच्छी करी। हम 4 भाई पढ़ाए, एक बहन थी, शादी भी करी, और ये सारा मकान उन्हीं का बनाया। अपने टाइम में 2 ट्रैक्टर भी करे। उसके बाद 90 बीघे उन्होंने खेती दी। 60 तो हमारे पापा जी शादी पढ़ पापा थे, और उन्होंने खेती से ही खरीद दी। अब हम 4 भाई हैं, 2 भाई सर्विस में थे, 2 खेत में थे, लेकिन जितनी प्रोग्रेस उन्होंने खेती से करी इतनी हम सर्विस में भी नहीं कर पाए। बिखरते समाज में आपकी एकजुटता और एकता को देखकर क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं? भाई एकता तो में तो बल हो ही, ये आपस में एक रहेंगे तो सही रहेंगे। बिखरते समाजों को क्या कहें जो समाज बिखर रहे हैं, वो गलत हो रहा, जो परिवार बिखर रहे हैं, वो गलत हो रहा है, वो तो बहुत घातक है। परिवार बिछड़ना नहीं चाहिए कि आज के टाइम में मतलब वाली दुनिया हो रही बस इस टाइम। जैसे आप साथ रहते हैं और आपके पोते भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारा जो सोशल दायरा है वो कितना प्रभावित हुआ है? जैसे कि आप एक पॉलिटिकल माइंड भी रखते हैं, बहुत कुछ मतलब बच्चों वाली बताओ, बच्चे अपने बच्चों की नहीं, एक सामाजिक जो दायरा है, जो सोशल दायरा है, जो बिखर गया है। जी जी। तो इस बिखराव को का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो मुखिया ही होता है परिवार का।
आज भी अगर मुखिया चाहे तो कहीं ना कहीं परिवार में यूनिटी बनी रह सकती यूनिटी बनी रह सके, कतई रह सके। है। आप अपने परिवार को गांव जंधेड़ा में कहाँ स्टैंड पाते हैं, कहाँ महसूस करते हैं? हमारा परिवार फिर भी बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक। और गांव जंधेड़ा के दो भाई जो बराबर में बैठे हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं और सामाजिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, अपनी कुछ राय रखी है, कुछ नज़रिया जानने की कोशिश की है। हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें कि हमारी इस मुहिम में ख़ास तौर से गांव ही हमने शामिल किए हैं, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो गाँव से ही पैदा हुआ है, गांव से ही पनपा है। आज शहरों में जितने भी क्राउडेड है, जितना भी भीड़ भाड़ है, वो सब गांव के लोग हैं। और जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हम ज़्यादातर उनकी कनेक्टिविटी को फोकस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कनेक्टिविटी कितनी है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर वे कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं। और कहीं ना कहीं गाँव के मुखिया, खासकर एक जो नंबरदार होता है, जो गांव का एक हेडमैन होता है, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है, उसका कितना कॉपरेशन होता है और नई जनरेशन उसको कितना फॉलो करती है, कितना मानती है। लेकिन ये एक बार कैमरा लगाइए हमारे साथी आस मोहम्मद साहब, लगाइए, कहीं ना कहीं ये एक यूनिटी को, एकता को रिप्रेजेंट करता है। ये घर जहाँ पर एक ही जगह दो ट्रैक्टर खड़े होने का मतलब होता है कि कैमरे के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ यूनिटी दिखाई देती है, एकता यहाँ पर दिखाई देती है। इसी तरह की हमारी ये सोशल मुहिम है, इसको देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।